तक तो ऐसी जब भी खबर आई है सामने वायरस से रिलेटेड, उस पर डब्ल्यूएचओ का एक्शन बहुत जल्दी सामने आया, डब्ल्यूएचओ की तरफ से एडवाइजरी भी आ गई है क्या? क्योंकि आप लगातार हमारे साथ कोरोना के दौर में भी जुड़े रहे और उसके लिए आपको मैं हमेशा धन्यवाद दूंगा कि आप अवेलेबल रहे लोगों को डर से निकालने के लिए। क्या कोई डब्ल्यूएचओ ने अभी कोई एडवाइजरी दी है क्या? डब्ल्यूएचओ से अभी तक कुछ आया नहीं है, लेकिन डब्ल्यूएचओ अगर हम एक सही मायने से देखें तो डब्ल्यूएचओ एक ऐसी एजेंसी है जो पूरी इंटर गवर्नमेंटल इंटर कंट्री एजेंसी होना चाहिए, लेकिन कोरोना के दौरान वो कंप्लीटली प्रो चाइना थी। आज तक डब्ल्यूएचओ ने ये नहीं बताया कि कोरोना वायरस चाइना से आया, कैसे आया और कैसे चाइना ने सबको फैलाया। तो अगर जब तक डब्ल्यूएचओ ऑनेस्टली नहीं बताती है तो लोगों का डब्ल्यूएचओ से विश्वास उठ जाएगा। डब्ल्यूएचओ से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। मतलब मैं अपने दर्शकों को दो तीन चीजें बता देता हूं। एक तो कोरोना से जुड़े हुए जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना शुरू कर दें। इस बात का इंतजार ना करें कि ये बीमारी दस्तक देगी तब आप अपने को बचाने की कोशिश करेंगे। कम से कम हाथ साफ रखें और मास्क लगाएं, तो वो तो आजकल वैसे भी बेहतर है। लेकिन इसके अलावा और कोई चीज जो अपने डेली रूटीन में शामिल करने की जरूरत आपको लगती है डॉक्टर? देखा, हमारे कबीर जी का दोहा था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। तो आपकी हेल्थ अच्छी रखो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखो, आपका खान पान अच्छा रखो। आप एनिमल के, प्लांट के और एनवायरमेंट के दायरे में ऐसे मत जाओ कि जो आपका नहीं है। आपके दायरे में कोई आया, जैसा आपके ऊपर मच्छर बैठा, आप मच्छर को मार देते हैं, तो अगर आप उनके इलाके में जाएंगे वो आपको मार देंगे। तो हर एक का अपना इलाका बना हुआ है। तो अपने आप को स्वस्थ रखो। बीमारी आने के बाद फिर लोग व्यायाम चालू करेंगे, फिर मॉर्निंग वॉक चालू करेंगे, ये गलत है। उस समय आपकी इम्यूनिटी नहीं बन सकती है। आपको हमेशा अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, आदतें सुधार के रखनी है, शराब, सिगरेट, तंबाकू से, क्योंकि ये बीमारियां आपको दूसरी बीमारियां खींचेगी। अगर आपका डायबिटीज है, कंट्रोल में रखिए। आपकी कोई रिनल प्रॉब्लम है, कंट्रोल में रखिए। तो आपके जो जो हम कहते हैं कि साथ में आने कंकोमिटेड आने वाली बीमारियां हैं, वो अगर आपकी कंट्रोल में रहेगी तो कोई भी बीमारी आए 2-4 दिन में आके दस्तक देके चले जाएगी। अगर आप खुद कुछ दूसरी चीज से बीमार हैं और आपको नई बीमारी आती है तो आपके पास इतनी रोग प्रतिकार शक्ति नहीं होती है कि एक साथ 4-5 बीमारियों का मुकाबला कर सके। और इसीलिए इसका एग्जाम्पल ये होता है कि अगर भारत पे एक तरफ से चाइना, एक तरफ से भारत, पाकिस्तान और एक तरफ से बांग्लादेश हमला करता है, हम लोग लड़ पाएंगे क्या? तो उसी ढंग से कोई इंसान में अगर 2-3 बीमारियां साथ में आती है तो लड़ नहीं पाता है। इसलिए आप जनरल जो आपकी दिनचर्या है ऐसे रखिए कि कोई बीमारी आपके पास नहीं है, या है तो आप कंट्रोल में रखिए उसको। ये भारत की पूरी आबादी, क्योंकि आपने दो चीजें शुरुआत में कही थी सर, एक तो हमें कफ, स्नीजिंग, इसके दौरान बहुत ख्याल रखना है, टचिंग का भी इसमें, उसके जरिए भी ये फैल सकता है। तो क्या ये कोरोना से एक स्टेप आगे की बीमारी मानी जाए या फिर कोरोना जैसी ही बीमारी इसको माना जाए? सिंपल भाषा में ये है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अगर मैन ये प्रपोज करता है कि हम लोग हर बीमारी का मुकाबला कर सके और हम 100 साल, 120 साल, 130 साल जिए, ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। ठीक है, कोई एक आध इंसान 101, 102, 110 साल जीता है, लेकिन एवरेज एज जो है हमारी है भारत में 71 ईयर फॉर मेल, 73 फॉर फीमेल। और कुछ जो पावरफुल 7-8 कंट्री है उनकी पॉपुलेशन, उनका जो एवरेज लाइफ है वो 82, 83 है। भारत पिछले 10-15 सालों से ये 71, 73 में अटक गया है, वो आगे नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ चीजें ऐसी है कि जो हमें 82, 83 तक पहुंचने नहीं देती है। हम चाहते हैं कि हम G7 का पार्ट बने, हम टॉप 20 कंट्रीज में रहें, टॉप 10 कंट्रीज में रहें, लेकिन जब तक बीमारियों का मुकाबला हम कर नहीं पाते हैं, हमारी एज वहां तक नहीं ले पाते हैं, तो हम उसके पार्ट भी होके हम उनके बराबर में नहीं आ पाते। इसलिए हमें ये जरूर करना है कि बीमारियों से मुकाबला कैसे करना है। वो जो चीजें ऐसे कि जो स्टम्बलिंग ब्लॉक कहा जाता है, जैसे आपको फिलहाल दिल्ली में देखते हैं कि और नॉर्थ इंडिया में मौसम खराब है, मौसम से बीमारियां होती है। ये भी कहा जाता है कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 6 से 8 साल कम हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ अंदरूनी खामी है। उस खामी को जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हम 82, 83 एवरेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बीमारियां आते रहेगी, मुकाबला हम करते रहेंगे। लेकिन एक याद रहे कि आने वाली सब बीमारियां जो आ रही है ये वायरल डिसीजेज है और खास करके जूनोटिक है, जो एनिमल से इंसानों में आ रही है। और इसका बेसलाइन वही है कि आप अपने दायरे में रहिए, दूसरों के दायरे में ताक झांक मत कीजिए, वहां से आपको बीमारी आ सकती है, आप लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं।
यानी मैं आपके इशारे को इस रूप में रख सकता हूं कि अगर हम नॉन वेज को छोड़ें और वेज बनने की कोशिश करें तो इन बीमारियों से हम काफी हद तक बचे रह सकते हैं। आपका सही मानना है। मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योरली वेजिटेरियन हूँ, मेरी फैमिली वेजिटेरियन है, लेकिन मैं लोगों पे इम्पोज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन लोगों में अगर कंपैरिजन करना है वेज और नॉन वेज में, नॉन वेज खाने वालों में खास करके जो कुछ भी अलग अलग चीज खाते हैं वहां से उनकी बीमारियां जो है, पिग की बीमारी है, काऊ की बीमारी है, कैमल की बीमारी है, काऊ पॉक्स, मंकी पॉक्स, ये सब बीमारियां एनिमल से ह्यूमन बीइंग में आती है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बीमारी, ये नहीं है कि वेजिटेरियन को बीमारी नहीं आएगी, नॉन वेजिटेरियन वाला बीमारी लेके आएगा और खांसी और छींक करके हमको बीमार कर सकता है वेजिटेरियन लोगों को। तो ये सभी लोगों को हमको डिसाइड करना है कि जो दायरा आपका सीमित किया गया है, वेज रहे नॉन वेज रहे, लेकिन उसके आगे मत जाइए। जैसे अफ्रीका के कुछ राष्ट्रों में लोग कुछ भी खा लेते हैं, तो वो अगर उनका दायरा अलग है, आपको पता ही नहीं उसके अंदर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये होता है कि एक बेर होता है, हम बेर खाते हैं, और जंगल में जाते हैं वो जंगली बेर होता है, वो खाते तो उसको पॉइजन भी होता है, दिखने में एक्सरसाइज दिखता है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम किसके दायरे में जा रहे हैं, किसके दायरे में हम जा रहे हैं। आपने मुहावरों से, आपने इन उदाहरणों से जनता को वो चीजें बताई हैं। मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि आपके इतने आम भाषा में बताए गए हुए इस तरीके को लोग समझ रहे होंगे और लोग ये जान रहे होंगे कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अभी समय है, दूरी बना लें, चीजों को संभाल लें तो वायरस कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, आपने समय निकाला, हमको एनालिसिस के तौर पर ये सारी चीजें समझाई, बहुत धन्यवाद आपका।